क्वेश्चन 7.8 NCERT रोटेशनल मोशन चैप्टर का। अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in the figure। अब ये बार नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह डिफरेंट है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता, यूनिफॉर्म बार होती, तो W यानी कि mg लगता सेंटर पे, पर यहाँ पे सेंटर पे नहीं है। यहाँ पे जो वेट इसका लग रहा है वो सेंटर से थोड़ा हट के लग रहा है। सो ये एक्सेंट्रिक है, सेंट्रिक नहीं, एक्सेंट्रिक है। द एंगल्स मेड बाय द स्ट्रिंग्स आर 36.9 एंड 53.1। सो ये दो स्ट्रिंग्स पकड़ के बैठे हैं इसको। वेट थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्टेड है, इसलिए ये स्ट्रिंग थोड़ी ऐसे टिल्टेड हो गई है। दोनों स्ट्रिंग्स एंगल भी डिफरेंट बना रही हैं। बार 2 मीटर की है। कैलकुलेट द डिस्टेंस d ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। सो ये डिस्टेंस d फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सो पहले फोर्सेस देख लें। एक तो ये W यहाँ पे लग रहा है, फोर्स नीचे तरफ। लेफ्ट साइड वाले रोप का टेंशन ले लेते हैं T1, राइट साइड वाले का टेंशन ले लेते हैं T2। राइट साइड वाला हमको ऐसे हॉरिजॉन्टलिश दिख रहा है, हॉरिजॉन्टलिश नहीं मतलब उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थोड़ा कम है, तो ये थोड़ा कम वेट उठा रहा है T2। ओके, एनीवेज यहाँ पे कंपोनेंट्स के लिए ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सिस सोचो, सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए। तो ये 36.9 है, इसका मतलब ये भी 36.9 हुआ। ये T1 है, ये θ1 है। θ1 के बाजू वाला कंपोनेंट जो होता है कॉस कंपोनेंट, सो ये हुआ T1 कॉस 36.9 डिग्री, और थीटा से दूर वाला जो कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट T1 साइन 36.9 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल है 53.1, इसका मतलब ये भी 53.1 हुआ। अल्टरनेट एंगल्स को Z बना रहे हैं। सो T2 ये है θ2, एडजेसेंट कंपोनेंट T2 cos 53.1 डिग्री, और अवे वाला कंपोनेंट T2 sin 53.1 डिग्री। सो ये इसके कंपोनेंट्स मिल गए। सो हम लोग अभी फोर्सेस को जिस तरह से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे फोर्सेस, ये रॉड मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होने के वजह से हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा। तो हॉरिजॉन्टली द नेट फोर्स इज 0। इसका मतलब लेफ्ट और राइट में इक्वल फोर्सेस होंगे। लेफ्ट साइड फोर्स है T1 साइन 36.9, राइट साइड है T2 साइन 53.1। सो साइन 36.9 ये होता है 3/5, साइन 53.1 ये होता है 4/5। ये 36.9 और 53.1 ये ट्रायंगल 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल के साइड्स हैं। 3, 4, 5 ये वाला जो ट्रायंगल होता है, इसमें 3 के सामने वाला एंगल 36.9 होता है, और 4 के सामने वाला एंगल 53.1 होता है। तो ये फेमस ट्रायंगल है, पाइथागोरस का फेमस ट्रायड है। इस वजह से ये पता है कि भाई यहाँ पे साइन 36.9 कर लो तो ऑपोजिट 3 बाय हाइपोटेनियस 5, साइन 53.1 कर लो तो ऑपोजिट है इसके 4 और हाइपोटेनियस है 5। तो साइन 53.1 इस तरह से 4/5 हुआ। सो ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे T1 और T2 का एक रिलेशन मिल गया, 3T1 इक्वल्स टू 4T2। ये रिलेशन आगे यूजफुल होगा। सो हमको ये क्वेश्चन में पूछा है ये डिस्टेंस D निकालना, यहाँ से ये डिस्टेंस D फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस रॉड का है, लेंथ है 2 मीटर, इतना हुआ D, तो ये जो 2 मीटर में से बचा वो हुआ, सो ये हुआ 2 - D। अभी D का इक्वेशन के लिए हमको
टॉर्क का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक हम लोग फोर्स का इक्वेशन बना चुके, फोर्स के इक्वेशन में से ये एक रिलेशन मिला है। अभी तुम अपवर्ड फोर्स का बनाओ। ऊपर तरफ दो फोर्सेस हैं, T1 cos 36.9, T2 cos 53.1 और नीचे तरफ एक फोर्स है W। सो ये फोर्सेस को इक्वेट करने पे D तो कहीं नहीं आएगा, ये डिस्टेंस D तो कहीं नहीं आने वाला। तो D अगर इक्वेशन बनाना है तो हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बनाना पड़ेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का एक इक्वेशन बन गया, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम यूज करें। जिस तरह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम टॉर्क्स को इक्वेट करेंगे। तो ये रूल फिक्स रख लेंगे कि जो भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हो, जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हो, उस टॉर्क को रखेंगे पॉजिटिव। जो टॉर्क क्लॉकवाइज घुमा रहा हो, उस टॉर्क को नेगेटिव रखेंगे। ये साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। जैसे फोर्सेस में अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं, इसका उल्टा भी किया तो भी हमें पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम आएगा। उसी तरह से टॉर्क में ये साइन कन्वेंशन है। सो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जो टॉर्क हो उसको नेगेटिव चूज किया जाता है। एक और चीज, जब ये टॉर्क इक्वेट कर रहे हैं तो हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स करना होगा। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स करना होता है, उससे सारे टॉर्क लेने होते हैं। अभी ज़्यादा प्रैक्टिस ये है, देखो कोई भी एक्सिस चूज करो आंसर तो आ जाएगा। मैं ये रॉड को, ये जो पॉइंट है, मैं ये रॉड का इनिशियल पॉइंट को मैं ओरिजिन ले सकता हूँ, यानी एक्सिस ले सकता हूँ। इस पॉइंट को एक्सिस ले सकता हूँ। कहीं पे भी एक्सिस चूज करें आंसर तो निकलना ही है। पर हैबिट ये रखनी है कि जो एक अननोन क्वांटिटी हो, जैसे यहाँ पे एक W अननोन क्वांटिटी है, तो अननोन क्वांटिटी की लाइन पे अगर उसके पॉइंट पे अगर एक्सिस को रखें, यहाँ पे अगर एक्सिस को चूज करें, यहाँ पे हमारा ओरिजिन O रखें, तो ये अननोन क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है। उससे क्या फायदा होगा कि एक इक्वेशन कम बनानी पड़ेंगी, हमारे में एक अननोन कम होगा इक्वेशंस में। तो जितने अननोन हैं, जितने वेरिएबल्स हैं, उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। सो अगर तुम एक्सिस ही एक अननोन क्वांटिटी पे चूज करते हो तो अननोन क्वांटिटी इक्वेशन से ही निकल जाती है। सो नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाता है। सो ये करके देखेंगे अभी। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस को चूज किया है इस पॉइंट O पे, जो जहां से W पास हो रहा है। तो चूजिंग द एक्सिस एट एक्सिस ऑफ रोटेशन एट O मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, O हमारा CG पॉइंट है, वहां पे एक्सिस को चूज किया है। तो अबाउट दिस सेंटर, अबाउट दिस रोटेशन एक्सिस सारे फोर्सेस कैसे रोटेशन करवाएंगे वो देखें। तो एक तो फोर्स हो रहा है ये, T1 sin 36.9, ये कैसे रोटेशन करवाएगा? ये रोटेशन ही नहीं करवाएगा, क्योंकि ये रेडियस के पैरेलल है, ये पोजीशन के वेक्टर के पैरेलल है। टॉर्क सिर्फ वही प्रोड्यूस कर सकता है जो परपेंडिकुलर हो। तो दूसरा फोर्स आता है T1 cos 36.9, ये परपेंडिकुलर है, ये रोटेशन करवाएगा। सो ये रोटेशन करवाने वाला है। ये किस तरह रोटेशन करवाएगा? अब जैसे यहां पे सेंटर ले लिया है तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर घुमाएगा इस रॉड को तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्लॉकवाइज को हमें लेना है नेगेटिव। सो इसका जो टॉर्क लगेगा, द टॉर्क, पॉइंट्स नाम दे दें A और B, द टॉर्क ड्यू टू A इज नेगेटिव। सो यहाँ पे माइनस टॉर्क ड्यू टू A। फिर दूसरा फोर्स W कहाँ टॉर्क लगवाएगा, कहाँ रोटेशन करवाएगा? W करवाएगा ही नहीं, क्योंकि एक्सिस यहाँ पे ही है, इसका डिस्टेंस 0 है W का। तो इसको प्लस रखो चाहे माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टॉर्क ड्यू टू वेट, इसका डिस्टेंस 0, ये इक्वेशन में से ही निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट फोर्स आता है T2 cos 53.1। अब ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये फोर्स कैसे घुमा रहा है रॉड को? ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और परपेंडिकुलर है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो हमको टॉर्क को लेना पड़ेगा पॉजिटिव। तो प्लस
टॉर्क एट पॉइंट बी, सारे हो गए। एक ये बचा है T2 sin 53.1, बट T2 sin 53.1 अगेन इसी डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में तो रॉड ऐसे जाएगी, रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि ये पैरेलल टू इट्स पोजीशन है, तो इसका कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो ये 3 टॉर्क्स, और क्योंकि ओवरऑल रोटेशन कुछ नहीं हो रहा, सो दिस इज 0, क्योंकि कुछ ओवरऑल रोटेशन नहीं है। अब ये 3 टॉर्क्स हैं, तीनों का R और F करना है। सो A पॉइंट का R क्या है, मतलब A पॉइंट एक्सिस से कितना दूर है, A पॉइंट एक्सिस से D डिस्टेंस दूर है, और फोर्स है T1 cos 36.9, तो टॉर्क होता है R क्रॉस F, तो माइनस डिस्टेंस है D, फोर्स है T1 cos 36.9, TW सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये 0 डिस्टेंस दूर है एक्सिस से, तो डिस्टेंस 0, फोर्स है W, ये 0 हो गया। तो यही मैं बता रहा था कि अननोन क्वांटिटी पे एक्सेस रखने से वो क्वांटिटी ही निकल जाती है इक्वेशन में से, तो ये फाइंड करने के लिए एक और इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट बी का डिस्टेंस एक्सिस से है 2 माइनस डी, और फोर्स लग रहा है T2 cos 53.1, सो 2 माइनस डी T2 cos 53.1 डिग्री, इसको लिख देते हैं, ये हो गया 0। सो ये निकल गया इक्वेशन में से। इसको रीराइट करें तो माइनस डी T1 के बजाय हम लोग लिख सकते हैं, T1 के बजाय हम लोग लिख सकते हैं 4T2/3। सो ये T1 के बजाय 4T2/3 cos 36.9, ये ट्रायंगल में देख लें, ये ट्रायंगल में cos 36.9 क्या है, 4/5 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो 4/5, ये हो गया 0, प्लस 2 माइनस डी T2 cos 53.1 है 3/5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे T2 दोनों जगह है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, नीचे फाई दोनों बाजू है, तो इसको तो बाहर निकाल दो और 0 में डाल दो, तो बाकी इक्वेशन क्या बचती है, देखो T2/5 यहाँ आ गया, अंदर क्या बचा 16 माइनस 16D/3 और प्लस 2 इंटू 3 6/5 माइनस 3 नहीं 5 कॉमन निकाल लिया, सो सिर्फ 6, सो 2 इंटू 3 6 माइनस 3D, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये तो 0 नहीं है, T2 कुछ तो है, इसका मतलब यही 0 हुआ। सो माइनस 16D/3 माइनस 3D, तो एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 16 माइनस 25D/3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर D बन जाता है 18/25, यानी कि 0.72 मीटर, यानी 72 सेंटीमीटर। तो 72 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सो वापस एक बार फुल देख लें क्या क्या किया। यहाँ पे हम लोग को एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड दी है, मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा शिफ्टेड होगा, तो ये कहाँ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट ए से कितना दूर है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए 2 इक्वेशंस बनाई, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जिसमें से T1 और T2 में रिलेशन मिल गया, और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने एक्सिस चूज किया वेट पे, ताकि ये निकल ही जाए इक्वेशन से। तो इसमें D अननोन है, और T1 T2 में जो रिलेशन मिला वो यूज करके हम लोगों ने D की वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ पे। ओके।